समाजवादी नेता भ्रम फैला रहे हैं। ये तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़े थे तो बीजेपी 312 सीटें कहां से ले गई। अवैध भाई के साथ जान भी देने को तैयार है। हम इस बात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हमारी साझेदारी हो, 80 अपना हक लें, 20 को उनका हक दे दें। यही लड़ाई लड़नी है। भरोसा हो चला है, ओवैसी साहब के हिसाब चलना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में हैं। ये वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और अगर इतिहास देखें, अगर पिछले कुछ चुनाव देखें तो इस बात में सच्चाई भी नज़र आती है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी काफ़ी कामयाब होती है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से जीतकर जाते हैं विधानसभा में या पार्लियामेंट में। ये संभल विधानसभा सीट है और यहाँ आने का हमारा एक ख़ास मकसद है, क्योंकि ये ख़ास एक सीट है। यहाँ से 2 बार मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं। उनके भाई और समाजवादी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रामगोपाल यादव, वो यहाँ से सांसद रहे हैं। इसके अलावा ये बड़ी एक हॉट सीट कहलाई जाती है समाजवादी पार्टी के लिहाज से। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा एक अलग रंग। यहाँ पर पोस्टर बैनर MIM के काफ़ी पूरा जो शहर था वो पटा पड़ा था। मैंने लोगों से भी बातचीत की तो यहाँ पर एक MIM के लिए भी एक नर्म गोशा, एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे लोगों में देखने को यहाँ पर मिला है। तो लिहाजा मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर लोगों से बातचीत की और यहाँ के बहुत सारे मकामी लोग भी मैंने जमा किए जिनसे मैं बात कर पाऊँ कि आखिर MIM का यहाँ पर काफ़ी ज़ोर है। तो क्या MIM जो एक समाजवादी पार्टी का जो एक वर्चस्व है या समाजवादी पार्टी के जो ख्वाब हैं इस पूरे इलाके के बारे में, क्या उसको ध्वस्त कर पाएगी? ये हम यहाँ पर आज बातचीत के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर तमाम लोगों को बुलाया है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे मकामी लोग हैं, संभल के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ समाज सेवी हैं, कुछ राजनीति से भी ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ आम लोग यहाँ पर हैं जिनमें मैं सबसे बात करूँगा। और मेरे शो में ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर वर्ग के हर वोटर से बात करने का मेरी कोशिश रहती है कि मैं आखिरी वोटर तक भी पहुंच पाऊं। तो बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। सर, क्या नाम आपका? परवेज खान तरीन। परवेज साहब, ये बताइए, हमने देखा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहलाता है पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ख़ास तौर से संभल जी। इस बार मैं थोड़ा बदला इसको देख रहा हूँ। कोई खास एक्चुअली संभल में एक चेंज इस वजह से आया कि समाजवादी को यहाँ पर 30 साल से संभल वासी सपोर्ट और वोट करते रहे। उसमें मैं भी शामिल रहा जी। मैंने भी रामगोपाल जी से कहकर यहाँ डिग्री कॉलेज दिया। उसमें मैंने उनके पास ज़मीन कहीं से नहीं मिल रही थी, मैंने ज़मीन दी। लेकिन 30 साल में संभल को तबाह बर्बाद करने के अलावा समाजवादी ने दिया कुछ नहीं। और आज यही वजह है कि पूरा संभल समाजवादी से सवाल कर रहा है कि आप आइए और हमें जवाब दीजिए कि आपने संभल वासियों को क्या दिया और क्या लिया। आपने 30 साल लिया तो, लेकिन दिया आज तक कुछ नहीं इन 30 साल में। यही वजह है कि संभल वासी जो हैं वो समाजवादी से दूर हट गए। और आज इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी क़यादत रंग लाएगी, असदुद्दीन ओवैसी रंग लाएंगे। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो एक आम नोशन है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात आती है, उनके नेताओं की तरफ से ये बात आती है कि साहब वो बीजेपी को जिताने के लिए एक मदद कर जाते हैं। लास्ट इलेक्शन में जो 5 साल पहले हुआ था, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आप ही जवाब दे दीजिए। जब तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़े थे तो बीजेपी 312 सीटें कहाँ से ले गई? चलिए, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी नेता अगर भ्रम फैला रहे हैं ये, और पब्लिक को, हमारी संभल वासियों को अगर वो वर्गला रहे हैं और धोखे में रख रहे हैं कि 30 साल धोखा दिया इसी तरह से हमने करके और अब फिर 5 साल के लिए धोखा दे दें और फिर 35 साल पूरे करें, तो इस तरह से तो यही खेल खेलते रहेंगे। लेकिन अब आवाम खेल नहीं खेल पाएगी। अच्छा, क्या होगा? नहीं आएगी आवाम। क्या क्यों आप खेल में नहीं आएगी। आप बैठिए, मैं आपके पास आऊँगा। क्यों आखिर असदुद्दीन ओवैसी अगर नेता हो जाएंगे मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में तो क्या तब्दीली आएगी? क्या सोचते हैं यहाँ के वोटर? आपका क्या नाम है? मोहम्मद कमर। क्या फ़र्क आएगा अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता हो जाते हैं तो? मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, मतलब इस वक्त समाजवादी पार्टी नहीं उठा रही? समाजवादी पार्टी नहीं उठा रही। हमारा रोडवेज ही नहीं बना संभल में आज तक, किराए पे चल लिया।
क्या समझे? कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कोई पढ़ाई का वो नहीं, सब ऐसे ही है। क्या है, क्या करा है इन्होंने? आज यहीं तक कुछ के नहीं हैं, करा। मुकामी हैं? हाँ, मुकामी है। आप भी यहीं रहते हैं? क्या मानते हैं आप, क्या तब्दीली आएगी ऐसी? ऐसी तब्दीली यही आएगी, एक ख़ानदान ऐसा, फैमिली ऐसी है जो आज तक शहर को कुछ दिया है, वरना जितने भी नेता हुए हैं आज तक, सन 47 से लेकर आज तक आप हिस्ट्री उठा के देखें, किसी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ बर्बाद करा संभल को, और कुछ नहीं दिया। इन्होंने कुछ ना लेने के बाद भी कुछ दिया है शहर को। नहीं, क्या गारंटी है कि इनको नवाजा जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आएगी तो वो कुछ कर जाएगी? इस चीज़ की गारंटी है, जब इन्होंने कुछ ना लिया उसके बाद शहर को कुछ दे दिया, तो उसके बाद क्यों ना देंगे ये? भाई इन्होंने तोड़ा कॉलेज बनवाया, बताइए आप इस भी चीज़ की, यहीं के इसकी हैं? गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी तो यह है। क्या नाम आप? मेरा नाम राशिद है। इकबाल मियाँ आज तक कुछ ना कर सके, 25 साल में उन्होंने कुछ नहीं दिया। इकबाल मियाँ कौन है? अच्छा, यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी के हैं जी। वो 25 साल में कुछ ना दे पाए। हाँ, वो 5 बार विधायक रहे हैं यहाँ से। हमेशा समाजवादी पार्टी की यहाँ पर स्कूल है ना, कोई अस्पताल है ना, रोडवेज है, क्या क्या दिया उन्होंने? तो आपको लगता है MIM अगर यहाँ पर आ जाएगी तो ये सब चीजें? बिल्कुल मिलेगी। जबकि ये खड़े हुए हैं भाई, जब से खड़े हुए हैं इन्होंने बगैर किए हुए भी दिया है, स्कूलों को जगहें दी हैं और लोगों की मदद की है, तो फिर भी जब ये आ जाएंगे सस्ता में तो और ज़्यादा करेंगे। अच्छा, एक नोशन ये जा रहा है कि साहब मुसलमान जो हैं इस बार बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं बार बार कि क्या मुसलमानों ने ही बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है? आप क्या मानते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम नौशाद अंसारी है। जी नौशाद साहब, बताइए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि हमने ये महसूस किया है, अभी सबसे बड़ा इशू हमारे सामने आज़ादी के बाद से आज तक जो हमने महसूस किया है वो CA का और NRC का इशू था। और हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर हमारे साथ कोई नहीं आया। वो फैज़ भाई बिल्कुल दिलो जान से साथ थे। उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस उठा के आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा किस कदर वो नेशनलिस्ट हैं, कितने ज़बरदस्त वो जान देने को तैयार है भारतवर्ष के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। क्योंकि CA का और NRC का इशू जो था, ये सिर्फ ये इशू सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ ये वही मुसलमानों का इशू, पूरे हिंदुस्तान का इशू था, पूरी डेमोक्रेसी का इशू था, ये पूरे मुल्क का हमारा इशू था। हम तो समझते थे कि सारे सब लोग हमारे साथ आना चाहिए, सारे जो मेजॉरिटी है हिंदूज़ की, जो सेकुलर हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो लॉ लैंड को लाइक करते हैं, कंपोजिट कल्चर को जो बहुत पसंद करते हैं, उन लोगों को हमारे साथ शाना बशाना आना चाहिए था। हमें बेपनाह तकलीफ़ है, दुख है, कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है, उन लोग नहीं आते और हम बिल्कुल साथ रहने को तैयार हैं। हम हर तरह से तैयार हैं। उवैस भाई के साथ जान भी देने को तैयार हैं हम लोग, इस कदर हम उनको पसंद करते हैं। और सारे जितना खास तौर से आपको लगता है कि किसी और मुस्लिम लीडर ने वहाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खास तौर से वो कुछ नहीं किया जो एक कमी रह गई थी, जिसको असदुद्दीन ओवैसी पूरा कर देंगे? बेशक बेशक, हमने कोई लीडर आज तक अभी तक, अब मेरी लाइफ 60 साल की उम्र में मैं ऐसा कोई नेता अभी अपनी आंखों से मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं देखा। इतना इफेक्टिव, इतना एडुकेटेड, इतना बैलेंस, इतना महज़िब, इतने तरीके से सलीके से गुफ्तगू करने वाले। आप पार्लियामेंट की स्पीच देख लीजिएगा। मैं बताऊं, मेरे दोस्त हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, पढ़े लिखे, सब उनकी स्पीचेस के ऊपर डिस्कस करते हैं मुझसे और वो तारीफ करते हैं उनकी। हमारे साथ एक ख़ास हस्ती यहाँ पर मौजूद हैं, जाने माने समाज सेवी हैं। AMU से उनका ख़ास ताल्लुक़ है और आपने शायद नाम भी उनका सुना होगा। AMU बिरादरी के जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ की एक ख़ास शख्सियत है नदीम तरीन साहब, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक हॉस्टल है जो इन्हीं के नाम पर है, अलीगढ़ में नदीम तरीन हॉस्टल, वहाँ पर इन्होंने हॉल बनवाया था। नदीम साहब, आप बताइएगा कि ये जो चेंज आया है आपके जहन में भी और जो आप कह रहे हैं पब्लिक के जहन में भी, उसकी वजह क्या है? देखिए, जैसा कि अभी बात हुई और हमारे साथियों ने बताया, हिंदुस्तान की जो सियासत है वो इन आखिर के 10 सालों में या 8 सालों में बहुत ज़्यादा बदल गई है। जो चीज़ें पहले हुआ करती थी 50-60 साल से जो माहौल था वो इन 8 सालों में बिल्कुल बदल गया है। और अब इस बात के लिए पूरा समाज जो है वो ये सोचने लगा है, सोचने पर मजबूर होने लगा है कि हम अपने हक़ की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से बेखौफ होकर रहने का कोई सलूशन दे सकते हैं, कोई उनको लाएअमल बता सकते हैं। उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो
लीडरशिप हमारे अंदर कमी ये रही कि हमारा अपना कोई भी लीडर नहीं हो सका जो हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठा सके। दूसरे जो लीडरान हैं दूसरे पार्टी के, उनकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। वो किसी वक्त हमारे लिए कोई बात अगर छोटी मोटी करते भी हैं तो वो इस डर से नहीं कर सकती, ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते कि उनकी अपनी कम्युनिटी का उन्हें डर होता है कि वो भाग जाएंगे। लिहाजा हमें अब इस बात की ज़रूरत महसूस शिद्दत के साथ हो रही है कि हमारा अपना लीडर हो, हमारी अपनी क़यादत हो, जो कि हर हमारे जहाँ भी कहीं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जहाँ भी कहीं हक़-तलफ़ी हो रही है, उसके लिए आवाज़ उठा सके और उसके लिए कॉल दे सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर अपना लीडर हो जाएगा, अपना कायद हो जाएगा, आप क़यादत की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी को मौका मिलेगा 80 और 20 करने का? इस चुनाव में भी 80 और 20 का नारा आपने सुना होगा। देखिए 80 और 20 होने में कोई मजाका नहीं है। 80 अपना हक़ लें, 20 को उनका हक़ दे दें, यही लड़ाई लड़नी है। नहीं तो मुसलमान अलग थलग नहीं हो जाएगा, आपको नहीं लगता? सर अलग थलग क्यों हो जाएगा, अलग थलग क्यों हो जाएगा? आप देखिए अगर जाट हैं 4%, वो अपने हक़ की अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको शेयर मिल रहा है। तो हम किसी से ये नहीं कह रहे कि हम 20 अलग हो जाएंगे और वो 80 कहाँ हैं। उनमें भी आप देख लीजिए कि कई पार्टीज़ हैं, सब अलग अलग हैं। आप 80 मत कहिए उसको, वो 30% या 35% या 40% हैं। बाकी दूसरे समाज हैं जो अलग अलग हैं। हम इस बात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हमारी साझेदारी हो। हम अलग नहीं होना चाहते कंट्री की के जो समाज हैं उनसे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह औरों को साझेदारी मिल रही है उस तरीके से हम साझेदारी में रहकर हुकूमत करें, हुकूमत का एक हिस्सा बने, न कि हम अपना वोट किसी को देकर और उसकी फिर भीख के ऊपर रहें कि उसने जो हमें बख्श दिया उसके लिए हम उसका शुक्रगुजार हो जाएं और ये समझें कि हमें ये बहुत बड़ी दौलत मिल गई। हमें अपना हक़ जो डेमोक्रेसी ने दिया है वो चाहिए। उसके लिए जिस तरह औरों की शराकतदारी से इलेक्शंस हो रहे हैं, इसी तरह हम भी शराकतदारी में तैयार हैं रहने के लिए। तो आप ये नहीं समझिए कि हम अलग होना चाहते हैं। हम तो सबके साथ मिलकर कांधे से कांधा। और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी 20% की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हर दबे पिछड़े की बात कर रहे हैं। दबे पिछड़े तो हिंदुस्तान में 60% हैं, तो वो 60% की बात करते हैं, 70% की बात करते हैं। बाज़ वक्त लोग कहते हैं कि 80% यहाँ का समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है, तो वो हर पिछड़े की बात करते हैं, हर उस शख्स की बात करते हैं जिसकी हक़ तलफ़ी हुई है, जिसका हक़ छीना जा रहा है। अब यह अजब इत्तफ़ाक़ है कि उन सब पिछड़े हुए में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए मुस्लिम समाज है, तो इसलिए मुस्लिम की ज़्यादा उठ के बात आ जाती है। लेकिन हकीकत ये नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बात कर रहे हैं। आप उनकी तकरीरें उठा के देखिए, वो कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ एक समाज की बात हो। वो कहते हैं हर पिछड़े हुए का मैं कायद हूँ, हर एक की मैं। चलिए वैसे ये दावे बहुत सारे नेता करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी यही कहते हैं कि वो मुस्लिमों के हक़ की आवाज़ उठाते हैं। अखिलेश यादव हों या और जो दीगर नेता हैं वो भी यही बात कहते हैं। लेकिन यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने उनको सीरियसली लिया है, सीरियसली सुना है शायद असदुद्दीन ओवैसी को। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम आपका? आप तो मुझे नेता लग रहे हैं MIM के। मेरा नाम नवीद रहमान है और मैं MIM से महासचिव भी हूँ। अच्छा, महासचिव हैं MIM के, तब तो आप MIM की को फॉलो करेंगे, MIM की सपोर्ट करेंगे। वजह बताइए। पहले किसी पार्टी में थे? मैं किसी मतलब कभी कोई पार्टी में नहीं रहा, लेकिन जब मैं असद साहब की स्पीचें सुनता था, उनकी स्पीचें सुनकर मैं इस पार्टी में आया और मुझे लगा कि ये एक लीडर ऐसा है बेखौफ और निडर लीडर ऐसा है कि हमारे लिए आवाज़ उठाता है। अच्छा जी। और हमें यहाँ से क्या उम्मीद है? संभल से यहाँ से इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि किसने हमारे लिए क्या करा, और वो अब ज़्यादातर उवैसी साहब के ही साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी को ये भरोसा हो चला है कि वो उवैसी साहब ही सबकी आवाज़ है। चलिए कुछ और भी नौजवान भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है। ज़ियाउर रहमान जी। क्या करते हैं आप? मैं क्लास 10th में हूँ। वोट बन गया या नहीं? पहले ये बताइए। अभी मेरा वोट नहीं, मेरे 17 है। और मैं अपने MLA को देखता हूँ, वो आज तक उन्हें 13 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज तक उन्होंने ऐसा कोई एजुकेशन पर फोकस ही नहीं करा है जैसे उनको करना था। और संभल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाना चाहिए था इतने टाइम के अंदर। और मैं हर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम कहूँगा, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से बोलूँगा कि ना वो कोई एजुकेशन के लिए बोलते हैं ना किसी चीज़ के लिए। ये बताइएगा, आप सपोर्टर असदुद्दीन ओवैसी के क्यों हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सर के मैं सपोर्टर यूँ हूँ, अगर कोई हक़ की आवाज़ उठा रहा है तो सिर्फ वो असदुद्दीन ओवैसी है, जो आप देखते हैं सब लोग कि उन्होंने ही आवाज़ उठाई है। ऐसा कोई नेता मेरी नज़र में कोई नहीं है जो उसके लिए, और जो हम जनता के लिए अच्छा है हम उसका ही सपोर्ट करेंगे,
चाहे वो कोई भी आ जाए। अगर असदुद्दीन ओवैसी, मुझे नहीं लगता कि अब असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा आने वाला कोई नेता है। बैरिस्टर हैं वो, उनकी थिंक इतनी अच्छी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा, और जैसे उनके सोच हैं, जैसे उनके ट्वीट्स हैं, बहुत बेस्ट लगते हैं मुझे। और उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई आना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने सुना, यहाँ नौजवान भी हैं, यहाँ पर मुकामी लोग भी हैं, और अभी असदुद्दीन ओवैसी का एक प्रोग्राम भी है, और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी को ये पूरा जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफ़ी ज़रखेज़ नज़र आ रहा है राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी के लिए और ख़ुद के लिए। और यही वजह है कि पूरा फोकस इस पूरे चुनाव में, या बल्कि यूं कहें कि चुनाव से पहले से जो फोकस था असदुद्दीन ओवैसी का, इस वाले खित्ते पर राजनीतिक रूप से लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे कुछ विधानसभा आपको हम लेकर चलेंगे। वहाँ का हाल, वहाँ माहौल क्या है, ये आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।